दोस्तों, आज संजना के तलाक की पहली तारीख थी। संजना सुबह-सुबह ही कोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन देखती है कि अभी कोर्ट के खुलने में काफी समय है। कोर्ट के बाहर बने हुए बेंच के ऊपर जाकर के संजना बैठ जाती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाती है। संजना काफी हैरान और परेशान दिख रही थी। संजना के चेहरे को देख करके साफ प्रतीत हो रहा था कि ये किसी न किसी परेशानी की मारी हुई है। एक पतली सी, पुरानी सी, हल्की सी साड़ी पहने हुए संजना उस बेंच के ऊपर बैठे हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है। तभी वहां पर एक लंबी बड़ी गाड़ी आकर के रुकती है। उस गाड़ी में से उसका पति हरीश, उसकी सास और उसके देवर और देवरानी उतरते हैं। दोस्तों, ये चारों लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, इनकी नजर वहां पर बेंच पर बैठी हुई संजना की तरफ जाता है, लेकिन ये चारों एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। संजना इनको देखती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मार्मिक कहानी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी पति पत्नी हैं, सबको ये कहानी सुननी चाहिए, सबको ये कहानी देखनी चाहिए और इस कहानी को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। एक परिवार टूटने से, एक परिवार विघटित होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक अनाथ होती है, जिसका नाम होता है संजना। संजना के माता पिता बचपन में ही, जब वो मात्र 4 साल की होती है, तभी गुजर जाते हैं। उसके मामा और मामी उसको किसी भी तरीके से पालते हैं। पालते क्या है, उससे अपना फायदा उठाते हैं। संजना के जो मामा होते हैं वो काफी अच्छे इंसान होते हैं, दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। वो संजना को काफी प्यार करते हैं, लेकिन उनकी मामी जो होती है वो बिल्कुल ही कुटिल और चतुर महिला होती है। वो अपने घर का सारा काम उस 4 साल की बेटी से करवाना शुरू कर देती है। उसकी मामी के 3 बच्चे होते हैं और संजना धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वो घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मामी संजना के कंधों के ऊपर डाल देती है। अपने तीनों बच्चों का तैयार करना, नहलाना, धुलाना, सारी चीजें करना ये संजना को करना पड़ता है। उसकी मामी हर काम संजना से करवाने लगती है। कई बार उसके मामा उसकी मामी से कहते हैं कि देखो, अभी छोटी बच्ची है, इसके ऊपर इतना बोझ मत डालो, ये भी तुम्हारे तीनों बच्चों की तरह ही है, इसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। लेकिन जो उसकी मामी होती है वो अपने पति को भी डांट देती है और कहती है कि ये किस लिए आई है यहाँ पर, हम इसको बैठा करके थोड़े खिलाएंगे, इसको काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, संजना धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। वो अपने आप को मान लेती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, तो मुझे इसी तरीके से जो जैसे चाहेगा उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। वो अपने मामा से कहती है, मामा जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करवा दीजिए स्कूल में। उसके मामा उसे एडमिशन कराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब उसकी मामी को पता चलता है तो मामी पूरे घर को अपने सिर पे उठा लेती है। लेकिन मामा कहते हैं कि देखो, आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है और अगर ये थोड़ी बहुत पढ़े लिखेगी नहीं तो इसकी शादी विवाह कौन करेगा। वो अपने मामी की बातों को नहीं मानते हैं और मामा उस संजना का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। संजना पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है और वो अपनी पढ़ाई लिखाई किसी तरह से कर रही होती है। स्कूल जाती थी क्योंकि मामा की इच्छा थी, मामा का प्रेशर था, इसलिए जाती थी, नहीं तो मामी तो चाहती ही नहीं थी कि वो स्कूल जाए और पढ़े लिखे। लेकिन स्कूल जाती थी, लेकिन जैसे ही स्कूल से आती थी, घर का जितना भी काम होता है पूरा इकट्ठा करके उसकी मामी उसके लिए रखी होती थी और वो उसी टाइम से काम करना शुरू करती थी। रात को 9-10 बजे तक उसे घर का पूरा काम करना पड़ता था। उसके मामी के जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उनको देखना, उनको संभालना उसी का, संजना का ही काम था। बल्कि उसके जो बच्चे थे, एक बच्चा तो वो बड़ा भी था संजना से, फिर भी संजना को ही तीनों बच्चों को देखना पड़ता था। उनके कपड़े धोने से लेके, उनकी तैयारी से लेके सब कुछ संजना को करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। संजना जब 12वीं क्लास में जाती है तो उसे उसी के कॉलेज के पढ़ने वाले एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम हरीश होता है। हरीश एक बहुत बड़े परिवार का एक अमीर व्यक्ति का बेटा होता है और संजना के साथ ही संजना के क्लास में ही पढ़ता है। संजना क्लास की टॉपर होती है, पढ़ने लिखने में काफी अच्छी होती है, इसलिए हरीश से उसकी मुलाकातें बढ़ने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे से पहले दोस्त बनते हैं और दोस्त के बाद
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। संजना तो खैर क्या प्यार कर रही थी, संजना तो अपनी गरीबी जानती थी और संजना हरीश के बारे में भी जानती थी कि हरीश एक अमीर खानदान का बेटा है और मैं इतनी गरीब हूँ, मैं इतनी अभागन हूँ, मेरा और हरीश का मेल नहीं हो सकता है। लेकिन हरीश बुरी तरह से उसके ऊपर लट्टू था, दिलो जान से हरीश से प्यार करता था और उसे अपनाना चाहता है। एक दिन हरीश संजना से कहता है, संजना मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजना अपनी सारी बातें हरीश को बताती है कि देखो मेरे माता पिता नहीं है इस दुनिया में, बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए। मैं अपने मामा और मामी के पास रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, उनके बच्चों को संभालती हूँ, किसी तरह से एक रोटी मुझे दे दिया जाता है। मैं काफी गरीब हूँ, तुम काफी अमीर हो, तुम्हारा और हमारा मेल नहीं हो सकता है, इसलिए ये सब बातें कहने से अच्छा है कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन हरीश कहता है कि मुझे तुम्हारे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से करूंगा। दोस्तों जब संजना को ये बातें पता चलता है तो संजना काफी खुश होती है, संजना के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और संजना अपने मामा मामी से जाकर के ये सारी बातें बताती है। जब उसके मामा मामी ये बातें उसकी सुनते हैं तो मामा मामी भी काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो कम से कम बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। मामी तो काफी दुखी होती है कि कैसे ये बेटी एक अमीर घर में चली जाएगी, लेकिन मामा बहुत अच्छे इंसान होते हैं। मामा खुश होते हैं कि चलो बेटी एक अमीर घर में चली जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। उसकी मामी सोचती है कि ये इसकी शादी हो जाएगी तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को हमारे कौन संभालेगा। वो उसमें नुक्ताचीनी करना शुरू कर देती है और मामा से कहती है कि ऐसे शादी मत करो, वो काफी अमीर हैं, इसको अपनाएंगे नहीं सब, इसको छोड़ देंगे। लेकिन मामा कहते हैं नहीं, जब रिश्ता चल करके हमारे पास आया है तो ये इसकी भाग्य का लेखा है और इसके भाग्य में अगर ऐसा रिश्ता है तो इसमें इसकी शादी कर देने में ही भलाई है। और फिर उसके बाद मामा उस लड़के से कहते हैं, हरीश से कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको मेरी बेटी अगर पसंद है तो हम तैयार हैं शादी के लिए। लेकिन हरीश जब अपने माँ बाप को जाकर के बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके माँ बाप पूछते हैं उसके खानदान के बारे में, उसके परिवार के बारे में, तो कहता है कि वो उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो अपने मामा मामी के पास रहती है, एक गरीब परिवार में किसी भी तरह से काम धंधा कर करके अपना गुजारा करती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरे साथ करती है, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है। उसके पिता जैसे ही ये बात सुनते हैं, उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, हम करोड़ों और अरबों में खेलने वाले लोग और एक भिखारी के घर की लड़की को बहू बना करके लेकर के आओगे। वो अपने बेटे को डांटने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। उसके घर का उसकी जो माँ होती है हरीश की, उसकी माँ, उसका जो भाई होता है, उसकी जो भाभी होती है, सारे लोग इकट्ठा होकर के चिल्लाने लगते हैं हरीश के ऊपर और कहते हैं कि ऐसे गरीब और भिखारी इस घर में आएंगे। हरीश कहता है कि आप लोगों को जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है आप लोग कर लीजिए, अगर आप लोग उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं शादी जब भी करूंगा तो उसी से करूंगा। घर वालों को हार करके उसके सामने अपना हथियार डालना पड़ता है और उसकी बातें माननी पड़ती है। तय समय पर हरीश की संजना के साथ शादी हो जाती है और हरीश संजना को ब्याह करके अपने घर में लेकर के आ जाता है। दोस्तों आज हरीश और संजना की पहली रात थी, सुहागरात की रात थी। हरीश अपनी पत्नी संजना का जब घूंघट उठाता है तो उसके चांद से चेहरे को देख करके कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने भाग्य पर इतरा रहा हूँ कि इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत पत्नी मुझे मिली है। संजना भी अपने पति की आंखों में आंखें डाल करके कहती है कि किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मैं एक गरीबी में पली एक अनाथ बेटी थी, लेकिन आपके जैसा सुंदर सुशील और चाहने वाला पति मुझे मिला है। मैं तो भगवान की जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसे पति दिया। दोस्तों दोनों पति पत्नी थोड़ी देर बातों में एक दूसरे की सुंदरता और एक दूसरे के बखान में खोए रहते हैं और उसके बाद जो पूरी रात एक दूसरे के बाहों में अपनी शारीरिक तृप्ति करते हैं और उसके बाद इन दोनों की जिंदगी की नैया एक डगर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों इनके खुशनुमा पल, ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उस परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जो इन्हें खुश नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोग थे जो उस अभागन लड़की, एक गरीब लड़की को
अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। शादी हो जाने के बाद भी वो इस जुगत में बैठे हुए थे कि कब किस तरीके से इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाए। लेकिन जो संजना थी उसे इस चीज का आभास नहीं था। वो तो अपनी किस्मत को और अपनी किस्मत के ऊपर इतना खुश हो रही थी कि देखो मुझे ऐसा पति, इतना बड़ा, इतना अच्छा परिवार मिल गया। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जो उसके जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली थी, उसके जीवन को पूरी तार तार करने वाली थी। दोस्तों, समय बीत रहा होता है। हरीश अपनी पत्नी को जी जान से प्यार करता था, लेकिन उसकी सास, जो उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं और उसका भाई और भाभी होते हैं, उसकी पत्नी को बिल्कुल फूटी आंख नहीं पसंद करते हैं। हर समय उस पत्नी को ताने दिया जाता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है और उसे हमेशा ये कहा जाता है तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें बैठने नहीं आता है, तुम्हें चलना नहीं आता है, तुम्हें कपड़े पहनना नहीं आता है, तुम कैसी जंगल से आई हो, तुम गंदी नाली के कीड़ा हो। गंदे नाली के कीड़े को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो फिर वो घूम करके गंदी नाली में ही जाता है। तुम लोग ऐसे ही हो, तुम भिखारी हो, तुम गरीब हो। तरह तरह के नामों से उस संजना को नवाजा जाता है। लेकिन फिर भी संजना सारी लोग सबकी बातें सुन सुन करके और अनसुनी करके चलती रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति उसे जी जान से प्यार करता था। उसका पति उसे चाहता था और उसे दुनिया से क्या मतलब। वो सोचती थी कि इन लोगों से क्या लेने देना मुझे, मेरा पति मेरे साथ है, मेरा पति मुझे चाहता है, मेरा पति मुझे मानता है, तो इनका क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है, हर दिन हरीश को, जब वो अपने जॉब से आता है, हरीश एक नौकरी करने लग गया था, अच्छा खासा एक कंपनी में नौकरी करने लग गया था। जब वो जॉब से जब भी आता है तो देखता है कि उसके घर में उसकी माँ कभी आकर के उसके पास बैठ करके कहती थी, बेटा ये तेरी पत्नी कहाँ से उठा करके लाया, इसको चलने नहीं आता है, इसको बात करने नहीं आता है, इसे किसी से के साथ बैठने नहीं आता है, इसको कपड़े पहनने नहीं आते हैं। कभी उसकी भाभी आकर कहती है कहाँ से जंगली उठा करके लेकर आए। ये हर जगह बेइज्जती करवाती रहती है। कभी उसका ससुर कहता है, उसका बाप कहता है, कभी उसका भाई, हमेशा हर दिन उसके कानों में उसके पत्नी के विपक्ष में बोला जाने लगा था। और धीरे धीरे जब अपनी माँ बाप भाई बहन सबकी बातें जो सुनता है तो उसके भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा है कि जरूर मेरी पत्नी की में कुछ न कुछ कमी होगा, तभी तो ये सब लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी पाक साफ थी और बहुत नेक विचारों वाली थी। जब ये नौकरी पर अपने चला जाता था, अपने काम पर चला जाता था, तो घर के सारे काम उसके सास ससुर और उसके भाई भाभी इसी से करवाते थे और वो किसी से कुछ नहीं करती थी, सारे काम करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब उसका पति आता था तो उसके सामने उसी की बेइज्जती की जाती थी, उसी की बदनामी की जाती थी और कहा जाता था कि ये कुछ काम नहीं करती है, ये सोई रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, पता नहीं किस किस दोस्तों से, किस किस फ्रेंडों से बात करती रहती है, ये पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, इसका चरित्र सही नहीं है। इस तरह से ऐसी ऐसी बातें उसके पति हरीश के दिमाग में डाला जाता है कि धीरे धीरे वो भी महसूस करता है, वो भी उनकी बातों को मानने लग जाता है और एक दिन अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और कहता है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सारे गलत नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर कमी है तभी ये लोग बोल रहे हैं। जब ये बातें अपने पति से सुनती है संजना, तो संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजना वहीं पर बैठ करके रोने लगती है और सोचने लग जाती है कि जिस व्यक्ति का एक जिस इंसान का भरोसा था, उस इंसान ने भी जब दगा दे दिया तो अब जीवन में क्या रह गया है। ये परिवार वाले तो जब से मैं आई हूँ या मेरे शादी से पहले ये लोग मेरे फेवर में नहीं थे, मुझे अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। एक पति था, पति के भरोसे ही जब मैं यहाँ पर आई थी और आज पति भी जब ताने मारने लगा और पति भी जब उल्टी सीधी बोलने लगा, तो अब इस घर में मैं कैसे रह सकती हूँ। वो अपने पति से कहती है कि अगर आपको भी मैं बुरी लगती हूँ तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। दोस्तों, जो उसका पति हरीश होता है वो बिल्कुल उससे आग बबूला हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और फिर ये उस अपने घर को छोड़ करके और अपने मामा के यहाँ चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इससे गलती हुई थी, इसे उस मामा के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक लड़की जो बचपन से ही कष्टों को झेलती आई है, किसी इंसान के ऊपर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसने ये सोचा कि ये घर वाले कुछ भी करें, कितना भी मेरी तौहीन करें, लेकिन मेरा पति मेरा साथ हमेशा देगा। और जब उस पति ने उसको ताने मार दिया और पति ने
अपने घर वालों के फेवर में हो करके और बोल करके और अपनी पत्नी को जब ताने मारा तो उस पत्नी का जो जो सीना है वो छलनी हो गया और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने पति को जी जान से प्यार करती थी। किसी भी इंसान को अगर कोई इंसान जी जान से प्यार करता है, खास तौर से पति पत्नी, अगर वो अपने पति या पत्नी को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके दिल में लग जाती है, तो वो इंसान फिर उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही संजना के साथ होता है। संजना को अपने पति की बातें बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो अपने पति को दिलो जान से प्यार करती थी। संजना घर छोड़ देती है और अपने मामा के यहाँ चली जाती है। लेकिन जब वो अपने मामा के यहाँ जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद उसके मामा का देहांत हो जाता है। उसके मामा का तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसके मामा की मौत हो जाती है। और उसकी जो मामी थी वो तो उसे बचपन से ही नहीं चाहती थी। वो बचपन से ही उससे दूरी बनाए रखी थी। बचपन से ही उसे तकलीफ देती थी। जैसे ही उसके मामा का देहांत होता है, उसकी मामी संजना को अपने घर से बाहर कर देती है। दोस्तों, संजना काफी हैरान और परेशान हो जाती है, काफी तकलीफ में हो जाती है। पहले तो एक अभागन थी, एक अनाथ थी, अब आज वो बेघर भी हो जाती है। दोस्तों, मामी के घर से निकल करके वो चल देती है। वहीं पर उसकी एक जान पहचान वाली होती है जिसका ब्यूटी पार्लर होता है। उसके पास जाती है, उससे मिलती है और कहती है कि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, अगर आप रखोगी तो रख लो। वो ब्यूटी पार्लर वाली उसको रख लेती है। उसे महीने के 10,000 रुपए के आसपास पेमेंट देने लग जाती है और उसके पास वो अच्छे से काम करने लग जाती है। ब्यूटी पार्लर के बगल में ही एक रूम किराए पर लेकर के रहने लग जाती है और अपना जीवन यापन करने लग जाती है। तभी कुछ ही दिन बीता होता है कि उसके पास तलाक का एक नोटिस आता है जो उसके पति हरीश के तरफ से था और उस तलाक की आज पहली तारीख थी। उस तारीख पर वो कोर्ट में पहुंचती है। तलाक की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जज साहब जो हरीश का वकील होता है, उस वकील से जज साहब कहते हैं कि तलाक की कार्रवाई शुरू की जाए। वकील आता है और अपनी बातें शुरू करता है। वकील कहता है कि जज साहब, जरा जो मेरा मुवक्किल है हरीश, एक काफी सभ्य परिवार का लड़का है, काफी संभ्रांत परिवार का लड़का है, काफी अमीर हैं ये लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये एक गरीब अनाथ लड़की है जो जिंदगी में कभी इसने कुछ देखा नहीं है, सिर्फ गरीबी ही देखा है। इसने अपने प्यार में हरीश को इस तरह से फंसा लिया और उस प्यार में फंसा करके हरीश के साथ शादी कर लिया। जब हरीश ने इसके साथ शादी कर लिया, तब हरीश को जाकर के पता चला कि ये तो औरत चरित्रहीन है, ये बहुत ही गंदी औरत है, इसका तो दूसरे दूसरे बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध है, ये बहुत सारे लोगों के साथ संबंध कायम करती है। ये सारी चीजें हरीश की माँ ने भी कई बार देखा है, कई लोगों ने देखा है, हरीश के भाई ने भी देखा है इसे दूसरों से बातें करते हुए और दूसरों के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए, दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए। जब ये सारी बातें वकील बोल रहा होता है उसके पत्नी हरीश की पत्नी संजना के बारे में, और संजना अपनी आंखें नीचे करके आंसू बहा रही होती है और उसकी बातें सारी सुन रही होती है। वकील साहब संजना को कहते हैं कि आप भी कटघरे में आकर के बताइए, क्या ये जो वकील बोल रहे हैं ये सही बात है? संजना कहती है, वकील साहब, जज साहब, ये जितने भी वकील साहब बोल रहे हैं ये सारी जो बातें हैं बिल्कुल अनर्गल हैं और ऐसे आलतू फालतू लोगों के बोलने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी इंसान हो। ऐसे बोलने वाले तो बहुत कुछ किसी के ऊपर भी बोल सकते हैं। सीता जी के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ गलत बोला था, इसलिए इस वकील की बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जज साहब कहते हैं कि आपका वकील कहाँ है, आप अपने वकील को बुलाइए बहस करने के लिए। तो संजना कहती है कि मेरा जज साहब कोई वकील नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वकील अफोर्ड कर पाऊं, इसलिए मैं अपने लिए कोई भी वकील नहीं लाई हूँ। आप जो भी निर्णय देंगे वो मुझे मंजूर होगा। जज साहब कहते हैं ऐसे नहीं होता है, वकील चाहिए होता है किसी भी केस में, बहस दोनों तरफ से होती है। अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो कोर्ट आपको एक वकील प्रोवाइड करा सकता है, हम सरकारी वकील आपको दे सकते हैं। तब संजना कहती है मुझे वकील की कोई जरूरत नहीं है जज साहब, ये जो वकील बोल रहा है ये इसकी बातों को मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं अपने जूती के बराबर इसकी बातों को मानती हूँ। और यही बात अगर मेरा पति आकर के
अगर बोल देगा तो मैं उसकी बातों को बिल्कुल मेरे सिर माथे पर होगा, और अभी इसी समय वो अगर मुझे तलाक देने के लिए बोलेगा, मैं तलाक साइन करके आपके टेबल पर रख दूंगा। दोस्तों, जज साहब जब ये बातें सुनते हैं, तुरंत उसके पति हरीश को कहते हैं कि आप भी कटघरे में आ जाइए और आकर के बताइए क्या आपकी जो पत्नी ने ये बातें बोली है, जो आपकी पत्नी के लिए इस वकील ने जो बोला है कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है, इसके दूसरे दूसरे लोगों के साथ संबंध है, इस वजह से आप इसको तलाक दे रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो आप कटघरे में आकर के बताइए। हरीश कटघरे में जाता है और जाने के बाद एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है, संजना की तरफ देखता है, और हरीश की आंखों में भी आंसू होते हैं। अपनी पत्नी को देखने के बाद जज साहब की तरफ मुखातिब होता है और कहता है, जज साहब, मेरी पत्नी के लिए जो इस वकील ने बोला है ये सरासर गलत है। हरीश कहता है कि जज साहब, मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, एक पाकीज़ा स्त्री है। मेरे पत्नी के जैसा चरित्र शायद ही किसी औरत के अंदर हो। मेरी पत्नी बिल्कुल नापाक है, और मेरी पत्नी के दामन के ऊपर अगर कोई दाग लगाने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को का सबसे बड़ा दुश्मन मैं होऊंगा। बेशक मैं अपने पत्नी को तलाक दे रहा हूं, लेकिन मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति मेरे पत्नी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाता है तो ये सरासर गलत है, और मैं उस व्यक्ति से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। दोस्तों, जैसे ही ये बातें सुनती है उसकी पत्नी, और जज साहब जब दोनों सुनते हैं तो जज साहब भी आग बबूला हो जाते हैं। और जब वो वकील सुनता है कि उसका पति ही ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, तो वकील उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखों से हरीश की तरफ देखता है। हरीश की माँ भी अपनी लाल लाल आंखें करके हरीश को देखती है और कहती है कि ये क्या बोल रहा है। जज साहब वकील को कहते हैं, देखो, इस तरह की अगर अनर्गल बातें और किसी औरत के चरित्र के ऊपर इस तरह से कोर्ट में झूठा और अनर्गल बातें करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द करवा दूंगा। अगली बार से ये बातें ध्यान रखना कि इस तरह से किसी औरत के चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना। जो एक औरत पाकीजा औरत है, पतिव्रता स्त्री है, जिसका पति खुद मानता है, तुम कौन हो जो उसके दामन के ऊपर उंगली उठाने वाले। तुम्हारे ऊपर मैं अभी कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन जब ये केस खत्म हो जाए तब। सारी बातें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि ये केस यहीं पर सस्पेंड किया जाता है और अगले 20 तारीख को इसकी सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, सारे लोग वहां से, जो भी वकील और जो हरीश के परिवार वाले होते हैं, उसकी माँ, सब लोग, हरीश, सब अपने घर चले जाते हैं। और इधर जो संजना होती है वो भी अपने घर आ जाती है। संजना घर आ जाती है। संजना काफी गरीब होती है, संजना के पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास कुछ चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। संजना मार्केट से एक प्याज खरीद करके लेकर आती है, और एक दो दिन पहले जो उसने रोटी बनाया था, घर पे आने के बाद उसे भूख लगी थी, उस सूखी रोटी को लेकर के और प्याज के साथ शाम को खाने लग जाती है। रात का 8 बज रहा होता है, जब वो अभी खाने के लिए बैठी ही होती है, तभी उसका पति दरवाजे पर दस्तक देता है। और वो जब दरवाजे की तरफ देखती है और सोचती है कि कौन इस 8 बजे रात को पहुंचा, तो उसके अंदर आते हुए उसके पति हरीश को देखती है। हरीश उसके नजदीक आता है तो वो काफी बेचैन हो जाती है, काफी व्याकुल हो जाती है कि इस समय ये हरीश किस लिए आया यहाँ पर। वो हरीश से कहती है कि कहिए, किस लिए आप यहाँ पर आए इस इतनी रात को। हरीश उसके पास आकर के जब देखता है कि वो प्याज के साथ सूखी रोटी खा रही है, तो हरीश के आंखों से आंसू बहने लग जाता है। हरीश कहता है कि संजना, माफ कर दो यार मुझे। जो वकील ने कोर्ट में तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया, जो तुम्हारे चरित्र के ऊपर उसने उंगलियां उठाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। संजना कहती है कि माफी मांगने की क्या जरूरत है, मेरा तो पूरा बचपन से लेकर के आज तक का जो भी मेरा जीवन कटा है, ऐसे ही मेरे ऊपर लोग उंगलियां उठाते रहे। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक पाकसाफ औरत हूँ। मैंने चाहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरा अपना पति ही है, उसके अलावा मैंने किसी को दुनिया में नहीं चाहा। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ करके चले गए। मैं दुख तकलीफ और लोगों की गालियां सुन करके, अपनी मामी की और लोगों की गालियां सुन करके, बातें सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो एक अनाथ हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत है।
उसने जो कुछ भी बोला, उसको, वो वकील है, वो आपका वकील है, आप लोगों ने कहा या नहीं कहा, उसने जो भी बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब मेरा पति ही मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया वालों का मुझे क्या करना है। इतना करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। उसका पति हरीश वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, अरे संजना, अरे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। मैं अपने घर वालों के बातों में आ गया। मेरे घर वाले मेरे साथ नाइंसाफी किए। तुम्हारे बारे में मेरे घर वालों ने हर दिन मुझे भड़काया। मेरे कान में तुम्हारे विपरीत हर चीजें डालते रहे और उनकी बातों को मैं सही मान गया। मैं सोचा मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी जिंदगी के साथ गलत नहीं करेंगे। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, और इसलिए मैं उन लोगों की बातें मान करके तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर दिया। उसके लिए मैं तुम्हें बार बार माफी मांगता हूँ, माफ कर दे यार। संजना कहती है कि आप मेरे घर से निकल जाइए और अभी चले जाइए, क्योंकि ऐसा इंसान जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता है, लोगों की बातें सुन करके और इतना बड़ा फैसला, तलाक तक का फैसला ले सकता है, उस इंसान के साथ रहने की क्या जरूरत है। उस इंसान से बातें भी करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। हरीश की आंखों में आंसू होते हैं। हरीश काफी दुखी होता है। वो उधर ही संजना के पास बैठ जाता है और कहता है कि एक बात तुझसे कहूं, मानेगी? संजना कहती है, बोलो। वो कहता है कि आज मैं तेरे साथ तेरे हाथों से खाना खाना चाहता हूँ। संजना कहती है, देखो, ये जो प्याज और रोटी है, ये बचपन से ही मैं खाती आई हूँ। जब मामी के घर थी, तब भी मामी मुझे यही प्याज और रोटी ही देती थी। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि प्याज रोटी खा रही है, बहुत दुखी है, तो ये मेरा पूरे जीवन भर का खाना है, इसकी मेरी आदत पड़ी हुई है। लेकिन तुम ये सब चीजें नहीं खा पाओगे। पूरा जीवन मेरा यही खा करके गुजरा है। बस 2 साल तुम्हारे साथ रही तो मैं सोची कि मेरी जिंदगी बदल गई, और मैंने खुशी का एहसास मुझसे हुआ। तुमने इतना प्यार दिया मुझे इतना सम्मान दिया, और मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें, दुनिया की सारी चीजें खिलाया पिलाया, और मैं अपने जीवन को धन्य मानने लग गई थी। और मैं भगवान का प्रार्थना करने लगती थी, भगवान को धन्यवाद देने लगती थी कि ऐसा पति हर औरत को देना। मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई थी। लेकिन वो 2 साल के बाद फिर मैं अपनी उसी पुरानी जिंदगी में आ गई हूँ। मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे इस जिंदगी को जीने की आदत है। 2 साल मेरी बहुत खुशी से कटी, उसके लिए मैं आपकी जीवन भर ऋणी रहूंगी, और उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, जब भी अपनी पत्नी की बातें सुनता है, और भी उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और कहता है, अरे संजना, मुझे खिला देना एक बार अपने हाथों से। संजना कहती है कि क्या खिलाना है? सामने पड़ी हुई है प्लेट, उसमें से प्याज है और रोटी है। तुम्हारे अंदर दाने हैं, तुम्हारी लाल ग्रंथियों में ऐसे दाने हैं कि तुम इसको खा करके पचा सकते हो, तो उठा के खाओ। हरीश प्याज के एक टुकड़े को लेकर के रोटी के साथ एक निवाला मुंह में डाला ही होता है कि निवाला उसके अटकने लग जाता है। वो जैसे ही अटकता है, तुरंत संजना पानी का ग्लास उसके तरफ देती है और हंसने लग जाती है, और हंस के कहती है कि अरे भाई साहब, हरीश साहब, आपसे ये चीजें पचेंगी नहीं। आप अमीर लोग हैं, ये गरीबों का खाना है। मुझे पता है कि आप एक निवाला भी इसका नहीं खा सकते हैं। आपके साथ यही होना था। और ये कह करके वो हंसने लग जाती है। हरीश उसके नजरों को, उसके चेहरे को देखता रहता है, और देखता रहता है, और अपने मन ही मन कहता रहता है कि यही तो तुम्हारी हंसी मेरे अंदर आकर के बैठ जाती है, यही तो हंसी तुम्हारी मुझे हमेशा से पसंद थी। दोस्तों, उसके बाद हरीश उसके नजदीक बैठ जाता है, उसके बाहों को पकड़ लेता है और कहता है कि मान जाना यार, माफ कर देना मुझे। संजना कहती है, मैंने माफ कर दिया, जाओ, तुम आजाद हो। मैं अब कोर्ट में भी नहीं जाऊंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा तलाक का, यहाँ पर ले आकर के मुझसे साइन करा लेना, क्योंकि मैं बार बार कोर्ट में जा करके और वकील के शब्द भेजी बाणों को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसे रुपए भी नहीं चाहिए, मुझे कोई एल्यूमिनी मनी या कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे तलाक के एवज में। तुम मेरे जीवन से आजाद हो। तुम जाओ और तुम अपनी जिंदगी खुशहाली से जियो। मुझे न कोई पैसा चाहिए, न तुम्हारे जमीन जायदाद बिल्डिंग, किसी में कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए। तुम मेरे तरफ से बिल्कुल आजाद हो, और
ऐसे जाओ, जिंदगी जियो, मैंने तुम्हारी सब पापों को माफ कर दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी की बातें सुन करके हरीश रोता रहता है और उसके हाथों को थाम लेता है, हाथों को थाम करके अपनी तरफ खींचता है। संजना कहती है, मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन हरीश नहीं छोड़ता है, कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे यहाँ से लात मार करके भगा दो, लेकिन मुझे कितना भी कुछ भी करोगी, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। संजना फिर उसके बाद जब देखती है कि हरीश नहीं छोड़ रहा है, फिर उसे प्यार से कहती है, ठीक है, छोड़ तो दो अभी। हरीश उसे जैसे ही छोड़ता है, वो तुरंत उसके नजदीक आती है, एक झटके से उसके नजदीक आती है और उसके नजदीक आने के बाद उसके सीने से आकर के चिपक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और जब हरीश देखता है कि पत्नी उसके सीने से चिपक गई है, हरीश के भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। हरीश अपने दोनों बाहों को फैला करके अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों, काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को सुकून महसूस करा रहे थे और उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के बाहों से अलग होते हैं तो इनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि इसे इन्हें पूरी दुनिया जहान मिल चुकी है। और फिर दोनों एक दूसरे के को अपनी बाहों में समेटे हुए और अपने अगले पथ के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों पति पत्नी एक हो गए और उसके बाद उनकी जिंदगी काफी खुशहाल हो गई। वो जो हरीश था, वो काफी अच्छा पैसे कमा रहा था, कई सारी वो बिजनेस भी कर रहा था। अब वो अपने माता पिता के घर को छोड़ करके एक दूसरा फ्लैट लेता है और वहां पर जाकर के अपनी पत्नी के साथ काफी हंसी खुशी रहने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता को भी महसूस होता है कि उसका बेटा गलत नहीं था, गलत हम लोग थे। माँ बाप भी उसके साथ रहने लग जाते हैं और पूरा परिवार काफी खुशी पूर्वक रहने लग जाता है। दोस्तों, इस तरह से एक गरीब अनाथ पत्नी और पति का मिलन होता है और पूरा जीवन उनका खुशमय हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। और आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पति पत्नी दूसरे की छोटी एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दें, हर छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने दिल में लेंगे, चाहे पत्नी हो या पति, तो जरूर एक दूसरे के बीच में दूरियां बनेगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है और पति पत्नी खुश होकर के अपने जीवन के उस डगर पर आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।